हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कीटामिन ड्रग के बारे में। और जैसे कि लास्ट 2 ड्रग्स मैंने पढ़ाई थी, प्रोपोफॉल और थायोपेंटोन, उसी की तरह मैंने इसमें भी थोड़ा बहुत पैटर्न सेम ही रखा है पढ़ाने का, जिसमें एक सामने ह्यूमन स्ट्रक्चर है और उससे रिलेटेड जो भी सिस्टमिक इफ़ेक्ट्स हैं मैं ड्रग के वो मैं आसपास ही एक्सप्लेन करती जाऊँगी। और प्रोपोफॉल और थायोपेंटोन की तरह इसकी भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, प्रोटीन बाइंडिंग, क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी आप रिकॉल करते रहना साथ में, और सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं इसके। और कीटामिन पे अलग से क्वेश्चन आता है, एक नॉन एनेस्थेटिक यूजेज ऑफ कीटामिन, ओके, और ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑब्वियसली डोजेस। तो ये सारी चीज़ें हम आज एक चार्ट में कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीटामिन का वायल हम सब ने देखा हुआ होगा, 2 ml का वायल होता है और 1 ml में 50 mg कीटामिन होता है। साथ में उसके साथ एक प्रिजर्वेटिव भी होता है। एक सेकेंड, नाउ इट शुड बी मोर विजिबल। तो उसके साथ एक प्रिजर्वेटिव भी होता है जो एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बेंजीथीनियम क्लोराइड 0.01%। ये हमें एग्जैक्टली याद होना चाहिए, इसका परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम भी याद होना चाहिए, और ये भी याद होना चाहिए कि ये 50 mg 1 ml होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एग्जामिनर्स ये भी पूछते हैं कि भाई इस किसका डेरिवेटिव होता है ना। ऐसे इटोमिडेट में भी जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें बताएंगे कि वो किसका डेरिवेटिव होता है। उसमें इमिडाजोल होता है, ठीक है, और इसमें क्या है, फेनसाइक्लिडीन, ठीक है। इटोमिडेट में इमिडाजोल होता है, मैंने ई से ऐसे याद किया था, और कीटामिन किसका होता है, फेनसाइक्लिडीन का होता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो होती है, तो यानी कि एस और आर दो टाइप के आइसोमर मिलते हैं, जिसमें से जो एस वाला है वो ज़्यादा पोटेंट होता है, उसका लेसर साइड इफेक्ट होता है और फास्टर क्लियरेंस होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि आप याद रख सकते हैं। साथ में एक फैक्ट हमें याद रखना है कि दिस ड्रग इज़ लिपिड सॉल्यूबल, ठीक है, और इसका लिपिड सॉल्यूबल होने का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी बॉडी में घुल के एक्शन शो कर देगी। ओके, नेक्स्ट थिंग, पीएच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एसिडिक ड्रग होती है, इसको ऐसे याद रखना है कि ये एसिडिक ड्रग होती है, एसिडिक मीडियम चाहिए इसको, 3.5 to 5 ये इसका रेंज है। और जब भी हम वाइवा में आंसर करें, हम ट्राई करना चाहिए कि हम रेंज में आंसर दें, उससे ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, प्रोटीन बाइंडिंग। अब इसमें एग्जामिनर ये पूछता है कि सबसे लोएस्ट जो इंडक्शन ड्रग्स जितने भी हैं अपने, उन सब में सबसे लोएस्ट प्रोटीन बाइंडिंग किसकी होती है। तो हमें याद रखना है कीटामिन की होती है, और कितनी होती है, 25% ओनली। तो एक ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट थिंग, इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो सबसे पहले हमने हमेशा से पढ़ा हुआ है, या हमने यूजी लेवल पे ही पढ़ा हुआ है कि डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया शो करता है ये ड्रग। ओके, और इसको आंसर लिखने के टाइम आपको कुछ भी याद नहीं आए तो आपको ये 3 चीज़ें तो हमेशा याद रखनी है। फर्स्ट इज़ थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट, ठीक है, थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट, नेक्स्ट लिम्बिक सिस्टम और एनएमडी रिसेप्टर, ठीक है। अब इन तीनों का कैसे याद रखना है कि इसमें सिर्फ एक लिम्बिक सिस्टम जो है ना वही स्टिमुलेट करती है ये ड्रग, बाकी इन दोनों को इनहिबिट करती है। किस किस को, एनएमडीए को भी ब्लॉक करती है और थैलेमोकॉर्टिकल ट्रैक्ट को भी ब्लॉक करती है। और थैलेमोकॉर्टिकल ब्लॉक के इनिबिशन और लिम्बिक सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से ये ड्रग डिसोशिएटिव एनेस्थीसिया शो करती है। और उसमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे ये हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें स्पेसिफिक एक फिनोमेना देखने को मिलता है, इमर्जेंस रिएक्शन। ओके, इसमें जब भी पेशेंट कीटामिन से बाहर आता है तो उसको सेंस ऑफ फ्लोटिंग फील होता है, ठीक है, और अनप्लीजेंट ड्रीम्स, विजुअल ऑडिटरी हेल्यूसिनेशंस, ये सब उसको फील होते हैं। इसको बोलते हैं इमरजेंस रिएक्शन। तो कई पेशेंट्स में कुछ ज़्यादा होता है, जैसे कि फ़ीमेल पेशेंट या फिर एल्डरली पेशेंट्स, ये कुछ ज़्यादा इशू करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है, कई बार पेशेंट को दिखना भी कम हो जाता है, उसको कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस कहते हैं। ओके, तो ऐसी कंडीशन को ट्रीट करने का मैनेजमेंट भी पूछते हैं हमसे, तो हमें आंसर देना है बेंजोडाइज़ेपिन और ड्रोपेरिडोल, ठीक है। आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो इमरजेंस रिएक्शन अगर पेशेंट में ज़्यादा हो रहा है तो उसको ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, सिस्टेमिक इफ़ेक्ट्स की तरफ चलते हैं अपन। सबसे पहले अपन सीएनएस पे इफ़ेक्ट देखते हैं इस ड्रग का। तो सीएनएस पे क्या इफेक्ट होता है, सीएनएस पे सब कुछ इंक्रीज़ करना है। ओके, अभी तक हमने पास्ट 2 जो भी ड्रग्स पढ़ी थी, थायोपेंटोन और प्रोपोफॉल, वो दोनों रिड्यूस कर रही थी, लेकिन ये इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। सेरिब्रल ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ होता है, ओके, आईसीपी इंक्रीज़ होता है, और CMRO2 भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है।
तो ब्रेन में कुछ भी याद नहीं रखना, सिंपल सा याद रखना सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा है। सिमिलरली आप हार्ट का भी ऐसे याद रख सकते हो कि सब कुछ इंक्रीज़ कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज़ कर रहा है, बीपी इंक्रीज़ कर रहा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ कर रहा है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि कीटामिन जो है वो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करती है, ओके, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ये वाला मैनिफेस्टेशन आता है, हार्ट रेट बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, ओके। नेक्स्ट थिंग, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से ही ब्रोंकोडाइलेशन भी होता है। हमें सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन तो पता ही है कि उसमें क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन याद रख सकते हैं। तो इस वजह से इसमें ब्रोंकोडाइलेशन प्रॉपर्टी भी होती है, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये ड्रग कैटालेप्टिक स्टेट क्रिएट करती है पेशेंट में, जिसमें उसको एमनीजिया होता है और एनाल्जेसिया होता है, ठीक है। बहुत ही पोटेंट एनाल्जेसिक है कीटामिन, और इसीलिए इसको हम बर्न्स की ड्रेसिंग में भी यूज़ करते हैं। बर्न्स ड्रेसिंग में हम सब एनेस्थेटिक डोज यूज़ करते हैं, मतलब एक एनाल्जेसिक डोज की तरह भी आप इसको याद कर सकते हो, 0.2 से 0.5, ओके। नेक्स्ट थिंग, इसके IOP भी ये इंक्रीज़ करता है। ICP के साथ साथ ही आप IOP भी याद रख सकते हो। IOP भी इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी इंक्रीज़ कर देगा, इसलिए ग्लोकोमा के पेशेंट्स में कीटामिन इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ओके। और क्या मैनिफेस्टेशन है ये, यहाँ पे मैंने आँख बना रखी है और यहाँ से टीयर्स निकल रहे हैं, ओके। तो ये लैक्राइमेशन भी कॉज करता है और निस्टेगमस भी कॉज करता है। और हम सभी को पता है, हम क्लिनिकली भी देखते हैं कि कीटामिन का इफ़ेक्ट देखने के लिए, जैसे कीटामिन का इफ़ेक्ट स्टार्ट होने लगता है तो उसमें निस्टेगमस आता है, उसके बाद एक प्लेट्यू आ जाता है और स्टेयर लुकिंग पेशेंट हो जाता है, और फिर उसके बाद वापस से निस्टेगमस आता है जब उसका इफ़ेक्ट उतर रहा होता है, ओके। तो ये हमने आई मैनिफेस्टेशंस देख लिए, CNS के देख लिए, और बर्न्स की ड्रेसिंग में सब एनेस्थेटिक डोज देख ली हमने इसकी। अब हम चलते हैं बाकी सारे मैनिफेस्टेशंस। इसमें इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी वाला, ठीक है। रेस्पिरेटरी वाले में हमें क्या याद रखना है कि लैक्राइमेशन के साथ साथ सैलाइवेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो सैलाइवेशन अगर ज़्यादा होएगा किसी पेशेंट में तो हमारे लिए तो प्रॉब्लम है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है पेशेंट में, इसलिए ऑलवेज गिव ग्लाइकोपाइरोलेट व्हेन एवर यू आर गिविंग कीटामिन। लेकिन हाँ, इससे भी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, और सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से भी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो सकता है, इसलिए हमें अकॉर्डिंगली टाइट्रेट करके देना होता है, या फिर वी हैव टू कीप एन आई, ओके, ऑन द हार्ट रेट। नेक्स्ट थिंग, एयरवे रिफ्लेक्सेस जो होते हैं इसमें मेंटेन रहते हैं, ठीक है, लेकिन थ्योरेटिकली तो मेंटेन रहते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव नहीं होते कि वो साइलेंट एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट कर पाएँ, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये ब्रोंकोडाइलेटर होता है, तो ये तो अच्छी बात हो गई, हम एस्थमेटिक पेशेंट्स में कीटामिन प्रीफर करते हैं, और इसका एक्शन का मैकेनिज्म भी पूछते हैं तो हमें आंसर करना है कि डायरेक्ट स्मूथ मसल रिलैक्सेशन कॉज करता है और सिंपैथेटिक स्टिमुलेंट होता है, इस वजह से इसका ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट आएगा, ओके। नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर पे हमने पढ़ा था कि ये सब कुछ इंक्रीज़ करता है, हमने इसको ऐसे तो याद कर लिया। अब इसमें इंक्रीज़ करता है तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है, ठीक है, वो भी क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ओके। तो हमें कभी भी MI के या फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ वाले पेशेंट्स में इसको नहीं देना, अदरवाइज इट कैन प्रेसिपिटेट एन अटैक ऑफ MI, ओके। नेक्स्ट थिंग, ये क्योंकि हार्ट रेट, BP सब कुछ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर हम इसको हाइपोवोलेमिक शॉक वाले पेशेंट्स में यूज़ करें, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू इंक्रीज़ द कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो इसलिए इन पेशेंट्स में तो ये प्रिफर्ड है, अस्थमा और हाइपोवोलेमिक शॉक में, और ग्लोकोमा और MI-IHT के पेशेंट्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म, इसका हिपैटिक मेटाबॉलिज्म होता है और उससे बनता है एक एक्टिव मेटाबोलाइट, जो कि एग्जामिनर पूछते हैं कि इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है, वो होता है नॉरकीटामिन, ठीक है। एक ये वर्ड भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग अबाउट द क्लियरेंस, तो इसका जो क्लियरेंस होता है वो होता है अराउंड 12 to 17, ये फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, एक्सक्रीशन किससे होता है, ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। ये दो फैक्ट्स हैं, यू कैन रिमेंबर। और मसल टोन जो है इससे इंक्रीज़ होती है, ये इंक्रीज़ कर देता है मसल टोन, इसलिए कई बार पर्पसलेस मूवमेंट्स भी आते हैं पेशेंट्स में। ऑल्सो इट पोटेंशिएट्स द एक्शन ऑफ न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, तो एज अ ड्रग इंट्रैक्शन वी कैन रिमेंबर कि ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर एजेंट्स का भी इंक्रीज़ करता है एक्शन, ओके। तो अगर हमसे पूछें कि इसका इफ़ेक्ट कब तक रहेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें याद रखना है कि इसका कॉन्शियसनेस आफ्टर द लास्ट डोज कम्स आफ्टर 10 to 15 मिनट्स के बाद आती है, बट कंप्लीट रिकवरी, जैसे कि पेशेंट को थोड़ा बहुत इमरजेंसी रिएक्शन वगैरह कुछ हो जाए, तो 60 to 90 मिनट्स अराउंड वी कैन आंसर कि कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। नेक्स्ट थिंग, आर्म ब्रेन सर्कुलेशन टाइम कितना है इसका, 30 to 60 सेकेंड्स, ये मैंने यहाँ से शो कर रखा है,
नेक्स्ट थिंग अबाउट द डोजेज में वी नो कि इंडक्शन डोज तो इसका 0.5 से 2 mg/kg होता है इफ़ वी आर यूजिंग इट IV, बट कई बार बच्चों में हम IM भी लगा सकते हैं इसको। 4 to 6 mg/kg इसका डोज होता है। नेक्स्ट मेंटेनेंस हमें याद रखना है 15 to 45 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट IV विद नाइट्रस, ठीक है। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो तो ड्रग्स के बारे में हमको याद करने ही होते हैं। बाकी आप इससे थोड़ा पिक्चर मेमोरी फॉर्म कर सकते हो इस चार्ट से, जैसे कि आपको याद रहे कि मैंने कहाँ चीज़ क्या कहाँ पे लिखी हुई है, तो उस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस जैसे हम पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि रेज्ड ICP की कंडीशंस हैं उनमें हमें इसको अवॉइड करना है, ठीक है। IOP रेज्ड है तो उसमें अवॉइड करना है। पेनिट्रेटिंग आई इंजुरी, ओके, बिकॉज इट ऑल इज़ रिलेटेड टू इंट्राओक्युलर प्रेशर। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि ऑलरेडी अगर किसी के साइकेट्रिक डिसऑर्डर है तो उसमें प्रेसिपिटेट ज़्यादा होगा, वो इमरजेंसी रिएक्शन वगैरह, ओके। IHT CVA वी हैव ऑलरेडी सीन। अब हमें एक फैक्ट और याद रखना है कि जैसे कि थायोपेंटोन इज़ नॉट सेफ इन पोरफायरियाज, बट दिस ड्रग इज़ सेफ इन पोरफायरियाज, ठीक है। इसलिए हमको ये याद रखना है कि पोरफायरिया के पेशेंट्स में हम कीटामिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स गो टू द नॉन एनेस्थेटिक यूजेस, जिस पे शॉर्ट नोट भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, और इस पर वाइवा में भी पूछते हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी MD, DA और DNB एग्ज़ाम। तो इसमें क्या क्या है हमें याद रखना है। क्रॉनिक पेन के लिए, है ना, बिकॉज इट इज़ एन एक्सेलेंट एनाल्जेसिक, इसलिए इसको क्रॉनिक पेन के पेशेंट्स में देखते हैं, कोई कैंसर पेशेंट्स वगैरह में भी दे सकते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली, ये भी इसका आंसर होता है कि नॉन एस्थेटिक यूज़ होता है कीटामिन का, ओके। एज एन एंटी डिप्रेसेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स क्या करते हैं हम, जैसे कि SSRI या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, रीअपटेक रोकते हैं, ठीक है, सिनैप्टिक लेफ्ट पे। तो सिमिलरली कीटामिन का भी यही एक्शन है, इट विल प्रिवेंट द रीअपटेक ऑफ एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एट सिनैप्टिक लेफ्ट। ब्रोंकोडायलेटर हमने देख लिया तो वी कैन यूज़ इट इन स्टेटस अस्थमाटिकस, ठीक है, माइग्रेन, नार्कोलेप्सी, ओपियोइड हाइपरएल्जीशिया, ये सब। तो वेन एवर यू आर आंसरिंग एनी दिस क्वेश्चन इन वाइवा, तो यू शुड कवर मैक्सिमम पॉइंट्स, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो मैंने मैक्सिमम ड्रग कवर किया है एकदम, इसको थोड़ा क्रिस्प करके कि जिससे कि ये ईजिली हमको याद हो जाए। अब इससे आप एक लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हो और वाइवा में भी ईजिली आंसर कर सकते हो, ओके। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।